कांस्टेंट मोशन दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, दूसरा होता है वेज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? शर्त, कंडीशन समझो एक तरीके से। वेज कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई पतली सी गली है, उसमें से सिर्फ एक कार जा सकती है। तुम्हारे पास एक पतला सा सड़क है, उसमें सिर्फ एक कार जा सकता है, और तुम्हारी कार 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रही है, और उस गली में एक कार पहले से है जो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तो तुम्हारी कार की स्पीड का क्या होगा? हाँ, उसमें से एक ही कार जा सकती है जो ऑलरेडी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। तुम्हारी कार 120 के स्पीड से आ रही है, उस गली में घुसती है, फिर तुम क्या करोगे? ब्रेक लगा के स्लो डाउन करोगे। जितनी स्पीड उसकी होगी उतनी स्पीड करोगे। इसका मतलब है कि तुम मजबूर हो उसकी स्पीड के साथ चलने के लिए। इसी को कांस्टेंट कहते हैं। अब जैसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग वाला में स्ट्रिंग कांस्टेंट जो पढ़ने वाले हैं, उसमें ध्यान दो कि अगर कोई एक डब्बा दूसरे डब्बे से जुड़ा है और उससे इंजन जुड़ा है, ये मान लो इंजन है और ये ट्रेन के डब्बे हैं, अगर इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड ही होगी या उससे ज़्यादा होगी? इसी को कांस्टेंट कहते हैं। मतलब अगर इसकी 4 है तो इसकी भी 4 होगी। ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी बॉडी के किसी एक पॉइंट का स्पीड v है तो उसके दूसरी पॉइंट का स्पीड भी v ही होगा। समझा? दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में तुमको क्या समझना है? इंपॉर्टेंट यह है इसमें कि आपको ये बताना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट। पहला पॉइंट होगा। ऐसा ना हो कि लेंथ बदलता चला जाए। लेंथ बदलेगा तो स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। नहीं, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट, रिमेन अनचेंज, ऐसा जो भी है, शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, आ जाओ। और स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक। ठीक है। शुड बी ऑलवेज टाइट, शुड बी ऑलवेज समझ आ रहा है क्या बोल रहा मैंने? इसका मतलब ये डायग्राम बना लेना। अगर ये बॉडी है, अगर ये P है, ये Q है, तो VP और VQ, तो VQ इक्वल टू VP होना चाहिए।
समझा? जल्दी सारी बातों को लिख लीजिए। ये सारी चीजें आपके महाराष्ट्र सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना है आपके कंपटीशन के लिए, जेई नीट के लिए। क्या हुआ? क्योंकि बोर्ड में इसे पूछने नहीं जा रहा, ये प्रॉब्लम बनाएंगे तो पूछेगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के प्रॉब्लम को बनाने में इसका काम होता है, और ऐसे प्रॉब्लम डायरेक्ट पूछे भी जाते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम जेई नीट में पूछे भी गए। यही बैठ जाओ ना, कहाँ जा रहे हो साथ? किधर घूमते रहते हो तुम, इतने अच्छा आदमी, इधर ही बैठो। जयान यहाँ बैठ जाएगा, कहाँ है? पहले जाके पीछे बैठ गया है। क्या तुम्हारा डिमोशन हो रहा है क्या? डिमोशन कर लिया खुद को, मतलब वहां से डिमोटर को उधर पीछे पीछे चला गया। कर लो बात, आज ही मिला है बात करने को, फिर जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो आज ही मिला है ना, इसीलिए इतना बात कर रहा है ना, फिर कभी मिलेगा नहीं ना, मुंह बंद होने वाला है इसके बाद। आइए आइए, तुम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वाला पूरा बना लिया? डाउट नहीं आ रहा है उसमें? आसान है क्या? फिर ठीक है, बना लो। डाउट कैपेसिटेंस मत बनाना, कैपेसिटेंस जब करेंगे तो, हाँ तो वो बाद में करेंगे। ये खत्म हो जाता है फिर कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। कायदे से तो पहले इसी को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा स्टेट बोर्ड का एग्जाम भी रहता है ना, इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है। अब रिकॉर्डिंग हुआ। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट उसी अभी जो लिखाया था मैंने, उसी का एक लाइन लिखा देता था। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग और रिजिड बॉडी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग और रिजिड बॉडी और लेंथ शुड बी सेम, और लेंथ शुड बी सेम, लेंथ शुड बी सेम। हो गया? वी बी बराबर व्हाट? सवाल आपके सामने है, आपको जवाब बनाना है। जल्दी में, थोड़ा आसान सवाल है, बनाइए। समझ आया? ये समझ आया सिरिल? चलो, तो ये आसान है, इससे आसान टॉपिक कुछ भी नहीं है।
अब तक तुम लोग को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत ही आसान लग रहा होगा कि कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हम पढ़ाते ही वैसा है कि आसान लगने लगता है। हाँ, वरना पूरा हिंदुस्तान एलएम जैसे टॉपिक में कंफ्यूज रहता है। हाँ, है ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक। अगर मैंने आपको ये समझाया नहीं होता तो आप पूरा जिंदगी सर पटकते रहते, समझ ही नहीं आता कि वीबी का स्पीड कैसे होगा। अगर इसे कांस्टेंट मोशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता, सवाल दे दिया होता, अब पूछता मैं आपसे कि वीबी का स्पीड बताओ, क्या करते आप? बैठ के निकालते रहते, इधर कंपोनेंट है ना। आपको पता ही नहीं चलता कि 8 मीटर का जो पर सेकंड स्पीड है वो इसके बराबर होगा, कभी समझ नहीं आता। क्योंकि कांस्टेंट मोशन का कमाल है कि आपको ये बात समझ आ रही है। समझा क्या? तो ऐसे प्रॉब्लम को कांस्टेंट मोशन के हेल्प से इजीली बना सकते हैं। ये 37 डिग्री एंगल है और ये गिर रहा है ऐसे, रॉड ऐसे गिर रहा है, ठीक है, वीबी स्पीड से। मान लो ये वीबी स्पीड है और इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो वीबी बताना है। अब्दुल्ला कोजर, वीबी बताओ। वीबी नीचे गिर रहा है, वीबी से ये रॉड नीचे गिर रहा है और इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये वीबी की स्पीड कितनी होगी? जल्दी बताओ। नहीं, ये 37 है ना। अच्छा, तो 53 कर लो। अच्छा हाँ, उल्टा आंसर आ जाएगा, मैंने वो 37 ले लिया ना। हाँ, तो ये 53 हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। हाँ, यस, ये 37 तो ये 53 और ये 53 तो ये भी 53 और ये 53, तो अब आप निकाल सकते हो। हाँ, तो आप ठीक है, अब कोई बात नहीं है। वीबी कॉस 37, वीबी कॉस 37 है कि नहीं, इक्वल टू 5 कॉस 53 डिग्री। 5 कॉस 53 डिग्री है ना, तो 5 कॉस 53 डिग्री। समझ आया? अरेंट, तो मतलब इसका कंपोनेंट इस पे ले लिया तुमने और इसका कंपोनेंट इस पे ले लिया, दोनों की स्पीड सेम होगी इस लाइन पे, दोनों को इक्वेट कर दिया, इससे आप वीबी निकाल सकते हो। तो वीबी कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है? कितना? 4/5 इक्वल टू 5 कॉस 53 की डिग्री, इसकी 3/5। 3/5, 5 ने 5 को मार डाला तो बचा कितना भाई? 15/4 ना। किसको आया था 15/4? 15/4 मीटर पर सेकेंड। यस, ये आंसर होगा। नहीं, मैंने एंगल उल्टा ले लिया था, इसीलिए ये 53 लिया था मैंने और ये 37 लिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और चाहिए तो और ले लो। क्या हुआ?
53 डिग्री 37 डिग्री, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। वी भी निकालना है, ये वी भी है, ये ए है, ये बी है, तो ये वी ए आपको दिया हुआ है, वी भी निकालना है। वी ए दिया हुआ है, वी भी निकालना है ना। वी बी कॉस 53 इक्वल टू 5 कॉस 37 डिग्री, यहाँ से आ गया। तो ये वी बी इक्वल टू क्या आ गया, 20/3 आया ना, 20/3 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, पहली बार तुम लोग बना के दियो हमको आंसर। हाँ बहुत बढ़िया। चलो एक बिड वाला प्रॉब्लम करते हैं। छाप रहे पीछे वाला सब, छाप छाप। एग्जाम्पल, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ऐसा सवाल है, एंगल 37 दे दिया, ये नीचे आएगा, ये ऊपर बढ़ेगा, ऐसे आपके वो रिंग है, एक रिंग में रस्सी बना हुआ है ऐसे। अब जैसे जैसे नीचे जाएगा रिंग ऊपर जाएगा, तो आपको बताना है कि रिंग का स्पीड कितना होगा। अगर ये जो है तुम्हारा 10 से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ये वी बी है, ये वी बी है, तो 10 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। बताओ कि जल्दी बताओ। आसान है ये तो, बहुत ही आसान है ना। क्या करोगे इसको, वी बी कॉस 37 इक्वल टू 10, तो वी बी कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, 10, तो वी बी बराबर हो जाएगा 50/4। यहाँ से वी बी इक्वल टू 50/4 मतलब 25/2, मतलब 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। समझ आया ना। बोले कितना आसान सवाल सब है, ये भी कोई सवाल है सर, छोड़िए हटाइए, आगे पढ़ते हैं ना। क्या सही है ना, समझ आ रहा है। जिशान आ रहा है समझ में, जयान अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिख रहा है क्या, लिखेगा बाद में, समझ पहले। ए अब्दुल्ला कोजर, ये सब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। अरे किसको समझ नहीं आ रहा है ये सब, हाथ उठा कर देखें कौन कौन अभी अभी महारथी से बचा हुआ है। निशात सर का फिजिक्स क्लास समझ नहीं आता है, किसको किसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में। क्यों, क्या समझ नहीं आया सो बताओ मुझे। हाँ इसमें से क्या बात जो है तुमको समझ नहीं है कि क्या हो रहा है, पहले ये समझ आ रहा है कि हाँ, पहले हाथ में हार मान के जानता है ना वो, फिर अब जो है जेसीबी से खुदाई होगी हमारी, तो कम पूछे, ये पहले बोल दो हाँ सर, समझ आ गया। चल नेक्स्ट सवाल।
53 डिग्री, 53 डिग्री। VA की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये A है तो VA निकालनी है। अगर इसकी स्पीड 50/3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज VA? एक और अच्छा सा सवाल था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मिल नहीं रहा मुझे वो सवाल, बहुत अच्छा था, डिस्टेंस निकालना था उसमें। इसका आएगा 10 मीटर पर सेकेंड आंसर। चलो, सब लोगों ने बना लिया है तो भी कोई बात ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट वेज कांस्टेंट का मतलब कि अगर कोई एक वेज रखा हुआ है और उस पर दूसरा वेज मान लो कि गिरता है, तो इस वेज में भी स्पीड आएगी, है ना। अब जैसे मान लो कि एक वेज रखा हुआ है ऐसे, एक लकड़ी का टुकड़ा समझो ना, और क्या, ठीक है, और दूसरा लकड़ी का टुकड़ा ऐसे गिरेगा इसके ऊपर में, ये ऐसे गिरेगा, टकराएगा, तो किधर भागेगा? ये इधर भागेगा या इधर भागेगा? नीचे वाला वेज किधर भागेगा, लेफ्ट के राइट? हाँ, नीचे ही। हाँ, तो नीचे वाला वेज जो B है ना, वो राइट भागेगा, मतलब इसकी स्पीड VB होगी, इसकी स्पीड VA होगी। अब यही VB और VA की कहानी फिर से वापस करनी है, समझा गया? इसी कहानी को वापस से आपको सीखना है कि क्या हो क्या रहा है। कुछ करना नहीं होता है, इस वाला जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है इसका, इस कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, मतलब एक लाइन जो है ये वाला सरफेस एरिया को तुमने ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, समझा क्या? इतनी बात समझ आई? पहले कंडीशन समझ में आए कि कौन से कंडीशन पे क्या हो रहा है। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, ये लकड़ी का टुकड़ा है और ये ऐसे टकरा रहा है, दो अलग अलग लकड़ी का टुकड़ा है इसमें, समझा गया? नहीं समझ आया? एक लकड़ी का टुकड़ा और दूसरा लकड़ी का टुकड़ा, अबे वुडन ब्लॉक है ये, अब समझ आया? दो अलग अलग है, लो भाई ये अलग कलर का बना देते हैं, अब समझ आया? दो अलग अलग टकरा रहा है, लेकिन दोनों का सरफेस एक तरह का है, इसकी एंगल थीटा है। अब्दुल्ला समझ आ गया है ना? इसकी स्पीड इधर से है, मान लो ये V1 है, तो ये किधर भागेगा? इधर भागेगा V2 से। सही समझ आया? अब क्या करना है वो सुनो। अब निकालना कैसे V1 V2 का, क्या कंडीशन क्या होता है, रिलेशनशिप। अक्सर एक सवाल इसमें आता है कि एक्सेलरेशन A1 बराबर A2 tan थीटा, उसका आंसर होता है, और अक्सर वही सवाल बार बार एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं वेज कांस्टेंट से। तो करना क्या है कि जो सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी, ठीक है, और आपका VA कहाँ है? यहाँ है कि नहीं? नीचे ऐसे। VB कहाँ है? यहाँ है। अब मान लेते हैं कोई सा भी एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, सही है ना? तो आपको क्या करना है, VB cos 9 थीटा
शुड बी इक्वल टू VA cos 90 माइनस थीटा। खत्म आंसर, आगे आंसर यहीं से। समझ आया क्या बोला मैंने? आपको कॉन्ट्रैक्ट लाइन ड्रॉ करनी है, एक यही कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। उस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग दोनों की स्पीड को सेम कर दीजिए, कंपोनेंट निकाल के उसको सेम कर दीजिए। उससे आपको VA VB का रिलेशनशिप निकल जाएगा। VA दिया रहेगा तो VB निकलेगा, VB दिया रहेगा तो VA निकलेगा, या फिर दोनों के बीच का कोई रिलेशनशिप निकलेगा। समझ आए? इसी कंसेप्ट को वेज कंस्ट्रेंट का कंडीशन कहते हैं। तो दो चार लाइन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो गया, खत्म हो गया, साइन थीटा हो जाएगा वो। हाँ, वो साइन थीटा हो जाएगा। लिख लो, देयर इज अ रेगुलर कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, there is a regular contact between two objects, there is a regular contact between two objects हो गया? there is a regular contact between two objects and object should be rigid, and object should be rigid। अब आटे के टुकड़े को आटे पे गिराओगे तो दोनों चिपक जाएगा, बड़े उड़ेगा नहीं कहीं भी। तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? रिजिड। अब नीचे लिखो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along perpendicular direction to contact plane, perpendicular direction to contact plane of the objects, of the objects, two objects is always same, is always same if there is no deformation, if there is no deformation, if there is no deformation, and they are in contact, and they are in contact, and they are in contact। इसको भी तुम ऐसे देख सकते हो ना, इसका एक लाइन ड्रॉ करो, इसके पैरेलल, इस वाले कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल, और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। तो V2 किधर है इसका? V1 तो यहां है और V2 यहां है, ये थीटा है ना, तो इसका मतलब कि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और वापस से ये थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? तो V1 cos थीटा, इस कंडीशन से लिखोगे V1 cos थीटा इक्वल टू V2 cos 90 माइनस थीटा, वापस से साइन थीटा ही हो जाएगा।
मतलब v1 cos थीटा इक्वल टू v2 साइन थीटा, ये रिलेशन बन गया। सही है, समझ आया? किसको किसको समझ नहीं आ रहा है? तो इसको v1 बाई v2 क्या लिख दोगे? v1 v2 tan थीटा। तो v1 बाई v2 इक्वल टू tan थीटा। इस तरह से रिलेशन निकालते हैं, या फिर v1 बराबर v2 tan थीटा, ये भी एक रिलेशन तुम लिख सकते हो। अब आपसे एक सवाल ये दिया जाए, सेम सवाल दे रहा हूं मैं, v1 v2 का कंसेप्ट से ही, इसकी वैल्यू a1 है और ये टकराया तो इधर चला गया a2 से, a1 और a2, और इसका एंगल थीटा है, दोनों के बीच रिलेशनशिप बताइए। एक्सीलरेशन है। तुम लोगों में से केरला से भी कोई है? मल्लपुरम कोई जगह है केरल में? मल्लपुरम, कोई मल्लपुरम ऐसे कुछ जगह है? अच्छा, कल मेरे को नौकरी का ऑफर आया वहां से, इसलिए वो देख लीजिए बोर्ड में। ये सवाल है, ऐसे 20 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है, ये इधर से भागेगा, तो पूछ रहे कि वीबी की वैल्यू क्या होगी, है ना? निकाल के बताइए कितना रहा है। 80/3 जिसका भी आ, सिंपल ही तो है यार। ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये एंगल 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा, और ये क्या है तुम्हारा? VB है, ये क्या है? 20 है, तो 20 cos 37 20 cos 37 इक्वल टू VB sin 37 हो गया। इससे आपको VB कितना आ जाएगा? VA निकालना है ना। अच्छा, इसको VB मान लिया तो VB मान लो वहां, तो 80/3 आ गया। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। एक और कर लेते हैं छोटा सा प्रॉब्लम इस पर। ये AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है और ये AA से जा रहा है। ये A और AB के बीच आपको रिलेशनशिप दिखलाना है। हाँ बनाइए। पिछला समझ आ गया ना सबको? किसी को इसमें दिक्कत? AB नीचे गया तो AA इधर जाएगा, तो इस वाले लाइन को मैंने क्या करा, एक कॉन्टेक्ट लाइन ड्रॉ किया, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन देख लिया, और एक लाइन के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोनों सेम होना चाहिए।
तो दोनों को सेम कर दिया। समझ आया? इतना ही कहानी इसमें था। अब आगे देखते हैं। इसमें एक छोटा सा एक प्रॉब्लम है जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और जैसा कि आप सभी लोग का एक ही आदत है कि हम होमवर्क नहीं बनाते हैं, नहीं बनाइएगा लेकिन दे देते हैं। अब कितना सवाल क्लास में ही करें, छोड़ो, होमवर्क भी कुछ करो तुम लोग। सेम क्वेश्चन ही जो अभी भी दिया था वही क्वेश्चन है। ये रॉड है, मास ऑफ रॉड जो है 10 kg दिया हुआ है, और मास ऑफ वेज जो है 2 kg है। मास ऑफ वेज जो है वो 2 kg है। समझा? और ये एंगल 37 है।